दोस्तों पिछली वीडियो में हम सभी ने नंबर्स के क्लासिफिकेशन को देखा था और ये भी देखा था कि कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं और एक दूसरे में कॉमन सी चीज़ें क्या हैं और अपने आप में सेपरेट किस तरह से हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। दोस्तों पिछली वीडियो में हम सभी ने नेचुरल नंबर के बारे में भी पढ़ा था। आज हम लोग नेचुरल नंबर के क्वालिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब कि प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर। प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर इनसे भी आपके पेपर में दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है समझना। यह पॉइंट इम्पॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों समझना। प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर मतलब कि प्राकृतिक संख्या के गुण, प्राकृतिक संख्या के कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से नियम हैं, समझते हैं। तो प्राकृतिक संख्या के कुल 3 जो है नियम हैं, 3 जो है गुण हैं, जिसमें पहला आपका कौन सा है? पहला आपका है संवरक गुण। संवरक नियम कह सकते हैं आप, या संवरक गुण भी कह सकते हैं। संवरक गुण भी कह सकते हैं। इनको हम इंग्लिश में क्लोजर लॉ भी बोल सकते हैं। क्लोजर लॉ। अब दोस्तों ये क्या होता है, इस चीज़ को समझना जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि सीधा सीधा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संवरणक नियम क्या होता है, क्लोजर लॉ क्या होता है। अब ये होता क्या है? दो धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं दो धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का योग एक प्राकृतिक संख्या होती है। एक प्राकृतिक संख्या होती है। दो धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का योग एक प्राकृतिक संख्या होती है। इस पॉइंट को, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? संवरक नियम बोलते हैं, क्लोजर लॉ बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर का। अब जैसे इसको हम कैसे समझेंगे, उदाहरण से हम अच्छे से समझ जाएंगे इनको, कि उदाहरण में क्या हम समझने वाले हैं कि क्लोजर लॉ क्या होता है। जैसे a + b = c। एक संख्या को हम मान लेते हैं, एक धनात्मक प्राकृतिक संख्या को मान लेते हैं a है और दूसरा धनात्मक प्राकृतिक संख्या b है, और इन दोनों धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो उसका जो योगफल आता है वो भी आपका क्या हो जाएगा? एक प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। यही चीज़ यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो जो योगफल प्राप्त होता है वो भी एक धनात्मक प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाती है। अब जैसे इसको हम संख्या में कैसे समझेंगे? संख्या में समझते हैं, जैसे मान लीजिए 8 है और +7 है। 8 और 7 को जब हम जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 8 भी एक प्राकृतिक संख्या है और 7 भी एक प्राकृतिक संख्या है, और दोनों प्राकृतिक संख्या को जब हम जोड़ देते हैं तो एक नया प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, वो भी एक धनात्मक प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो रही है। तो यही नियम, इसी नियम को हम क्या बोलते हैं? संवरक नियम बोलते हैं, क्लोजर लॉ बोलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर का क्लोजर लॉ जो है बोला जाता है। तो आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे कि ये क्या होता है, कि इन्हीं दो धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है एक धनात्मक प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये अक्सर सीधा सीधा प्रश्न आपसे ऐसे ही पूछ लेता है। तो अब जो है दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका है सहचर्य नियम। सहचर्य नियम, इनको हम सहचर्य नियम भी बोल सकते हैं और साथ में सहचर्य गुण भी बोल सकते हैं। इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? इनको हम इंग्लिश में जो है एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। अब ये क्या होता है दोस्तों? ये क्या होता है आपका? ये जो है एसोसिएटिव लॉ जो होता है, इसके अंतर्गत दो तरह का नियम है। इसके अंतर्गत 2 तरह का नियम है।
एक कौन सा होता है दोस्तों, एक आपका जोड़ का नियम है, एक आपका जोड़ का नियम है, जोड़ का नियम है, और दूसरा आपका जो है गुणा का नियम है, गुणा का नियम है। दो तरह का नियम है, एक आपका जोड़ का नियम है और दूसरा आपका गुणा का नियम है। अब जोड़ का नियम क्या होता है समझते हैं। जोड़ का नियम क्या होता है, सहचर्य का जोड़ का नियम, जोड़ का नियम ये क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है, सहचर्य के जोड़ का नियम। जैसे मान लीजिए मैंने कहा a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर मैं सीधा सीधा उदाहरण बता रहा हूँ। अब यहाँ पर a प्लस बी को आप ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए और c को बाहर कर दीजिए, और यहाँ पर b प्लस सी को आप ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए और a को बाहर कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं, चाहे आप a प्लस बी को अंदर कर दीजिए और c को बाहर कर दीजिए, चाहे आप a को बाहर कर दीजिए और b प्लस सी को अंदर कर दीजिए ब्रैकेट के, मतलब वही निकल रहा है, दोनों का योगफल वही आने वाला है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो मतलब तात्पर्य ये है कहने का, सहचर्य नियम वो होता है कि जिसमें जो है दो या दो से अधिक धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं, इन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं को ब्रैकेट के अंदर रख करके और एक को बाहर करके जब जोड़ते हैं तो उसका योगफल जो होता है वो समान आता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सहचर्य का जो जोड़ का नियम होता है वो यही कहता है कि जब हम तीन धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं, किन्हीं दो को ब्रैकेट के अंदर रख करके और एक को बाहर करके, और या फिर किन्हीं मतलब तीनों में से किन्हीं दो को हम ब्रैकेट के अंदर कर दें और एक को बाहर कर दें, तो तीनों का जो योगफल होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप देख रहे हैं, a प्लस बी को मैंने ब्रैकेट के अंदर कर दिया और c को बाहर कर दिया, यहाँ पर a को मैंने बाहर कर दिया और b प्लस सी को अंदर कर दिया, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। हम संख्याओं के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या को हम मान लेते हैं 2 है, a के स्थान पर हम मान लेते हैं 2 है, और b के स्थान पर हम मान लेते हैं 6 है, और प्लस c के स्थान पर हम मान लेते हैं 8 है, और बराबर a के स्थान पर मैंने क्या माना है, 2 माना है, और b के स्थान पर मैंने 6 माना है, और c के स्थान पर 8 माना है। तो अब आप देख रहे हैं a प्लस बी को ब्रैकेट में रखा गया तो 2 प्लस 6 को हम ब्रैकेट के अंदर कर दे रहे हैं। यहाँ पर a को बाहर किया गया है, b प्लस सी को अंदर किया गया है, तो 6 प्लस 8 को हम अंदर कर दे रहे हैं। अब आप देखेंगे 6 और 2 8 होता है, 8 8 16 होगा, 6 और 2 8 होता है, या 8 6 14 और प्लस 2, ऐसे आप कर सकते हैं। पहले ब्रैकेट वाले को जोड़ दीजिए, 6 और 2 8, 8 8 16 आएगा, और यहाँ पर 8 और 6 जो है 14 होगा, और बाहर 2 है, इसको भी आप जोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, टोटल आपका 16 आएगा। आंसर में योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इस पॉइंट को, इस नियम को हम क्या बोलते हैं, सहचर्य का जोड़ का नियम बोलते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को सहचर्य के जोड़ का नियम समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं गुणा का नियम। दोस्तों समझते हैं सहचर्य के गुणा का नियम, सहचर्य के गुणा का नियम सेम वही प्रोसेस होगा जैसे आपने अभी देखा था सहचर्य के जोड़ का नियम, सेम वैसे ही सारा कुछ रहेगा। आपको क्या करना है, जैसे मान लेते हैं a b और c तीन धनात्मक प्राकृतिक संख्या को हम लेते हैं। तीन धनात्मक प्राकृतिक संख्या को अगर हम ले लें, जैसे a और गुणे b और गुणे c,
बराबर ए गुणे बी गुणे सी। अब इसमें से हमने यहाँ पे क्या किया, ए और बी को ब्रैकेट के अंदर कर दिया और सी को बाहर कर दिया। यहाँ पर ए को मैंने बाहर कर दिया और बी गुणे सी को अंदर कर दिया। तो आप देख रहे हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों, सेम आंसर आने वाला है। इसका जब आप गुणा करेंगे तो इसका जो गुणनफल होगा वो दोनों में सेम सेम आएगा। आप देख लीजिए खुद ही। मान लेते हैं हम यहाँ पर ए के स्थान पर 5 मान लेते हैं और बी के स्थान पर 3 मान लेते हैं और गुणे सी के स्थान पर 4 मान लेते हैं। बराबर ए को हमने क्या माना है, 5 माना है और गुणे बी को हमने क्या माना है, 3 माना है और गुणे सी को हमने 4 माना है। अब इसमें ए गुणे बी को ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए और 4 को बाहर कर दीजिए। ए को आप यहाँ पर बाहर कर दीजिए और 3 गुणे 4 को अंदर कर दीजिए। 5 3 के 15, पहले ब्रैकेट वाले को आप गुणा कर दीजिए। 5 3 के 15 गुणे 4 और बराबर 5 को आप ऐसे बाहर कर दीजिए। गुणे 3 चौके 12, 15 चौके 60 हो जाएगा और बराबर 5 और 12 का जब गुणा होगा तो 12 पंचे 60। आप देख रहे हैं दोनों का आंसर जो है सेम सेम आ रहा है, दोनों का आंसर जो है सेम सेम आ रहा है। तो इसलिए इस नियम को हम क्या बोलते हैं, सहचर्य के गुणा का नियम बोलते हैं। सो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को यह पॉइंट भी समझ में आया होगा कि सहचर्य के गुणा का नियम क्या होता है। सो दोस्तों अब हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर में एक लास्ट पॉइंट को समझते हैं, एक लास्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं जिसका नाम है क्यूमिटेटिव लॉ। क्यूमिटेटिव लॉ का मतलब होता है क्रम विनिमेय नियम। ये भी आपका प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर का ही एक प्रॉपर्टी है। दोस्तों तीसरा है क्रम विनिमेय, क्रम विनिमेय नियम, क्रम विनिमेय नियम। इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्यूमिटेटिव लॉ, क्यूमिटेटिव लॉ, क्यूमिटेटिव लॉ बोलते हैं इसको दोस्तों। अब ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है आपका, ये क्या होता है, इसको भी हम लोग उदाहरण में समझते हैं। उदाहरण में इसको हम लोग समझते हैं ये क्या होता है क्यूमिटेटिव लॉ। जैसे मान लीजिए इसमें भी आपका 2 ही नियम है, इसमें भी आपका कितना नियम है, इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत 2 नियम है, 2 नियम है, इसके अंतर्गत 2 नियम है। आपका पहला कौन सा है, आपका पहला कौन सा है, क्रम विनिमेय का गुणा का नियम। हम सीधा सीधा यहाँ पर पहले जोड़ का नियम लिख देते हैं, उसके बाद फिर गुणा का। जोड़ का नियम है, जोड़ का नियम, पहला क्या है आपका जोड़ का नियम। अब ये क्या है दोस्तों, ये आपका क्या है, जोड़ का नियम क्या है, क्रम विनिमेय। क्रम विनिमेय जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि क्रम विनिमेय नियम, जिसमें हम किन्हीं 2 या 2 से अधिक धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं को आगे पीछे कर दें, उनके क्रम को आगे पीछे कर दें और फिर उसको जोड़ा जाए, तब उसका योगफल सेम ही आता है। जैसे आप समझने की कोशिश करें, जैसे मान लेते हैं a प्लस बी है, a प्लस बी है। अब a प्लस बी है, एक a भी आपका एक प्राकृतिक धनात्मक कोई संख्या और b भी एक धनात्मक प्राकृतिक संख्या। अब इस क्रम को हम बदल देते हैं, यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ पर b प्लस a है, तो आप देख रहे हैं दोनों का आंसर एक ही आने वाला है। हम a के स्थान पर मान लेते हैं कोई एक संख्या 10 है और b के स्थान पर मान लेते हैं कोई संख्या 15 है और बराबर जो है b का मान क्या मैंने माना है 15 और a का मान माना है 10। अब आप जोड़ करके देखिए, 10 और 15 को जब आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 25 और बराबर 15 और 10 को जब आप जोड़ेंगे तब भी आंसर आपका क्या आएगा 25। तो कुल मिला करके कहने का मतलब यही है कि जो क्रम विनिमेय नियम होता है उसमें जो जोड़ का नियम होता है, किन्हीं 2 या 2 से अधिक
धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं के अगर हम क्रम को बदल करके जोड़ें तो उनका जो योगफल आएगा वो बराबर आएगा, मतलब एक दूसरे के समान होंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेम यही प्रोसेस आपका दोस्तों गुणा के नियम में भी है। आपके गुणा के नियम में भी यही सेम प्रोसेस है। बी में हम लोग क्या देख लेते हैं, पहला आपका क्या है, जोड़ का नियम, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, गुणा का नियम। गुणा का नियम दूसरा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणा का नियम। अब हम गुणा के नियम में भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक आपका धनात्मक प्राकृतिक संख्या a है और एक आपका b है, और इधर हम इसके क्रम को बदल दें, b गुणे a कर देते हैं, तो यहाँ पर a b आएगा और यहाँ पर b a आएगा, अर्थात दोनों का मतलब एक ही है। जैसे हम किसी एक संख्या को ले लेते हैं, मान लेते हैं a के स्थान पर मैंने मान लिया आपका क्या है, 5 है, और b के स्थान पर आपका 10 है। यहाँ पर b का मैंने मान क्या माना है, 10, और a का मान मैंने माना है 5। अब आप गुणा कर दीजिए, 5 दहा में का 50 और बराबर 10 पचे 50। आप देख रहे हैं दोनों का आंसर जो है सेम सेम आ रहा है, दोनों का आंसर सेम सेम आ रहा है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, क्रम विनिमय नियम का गुणा का नियम है। ये गुणा का क्रम विनिमय नियम है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं गुणा का क्रम विनिमय नियम, और इसको हम क्या बोलेंगे, जोड़ का क्रम विनिमय नियम। तो आई थिंक आप सभी को प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर के अंतर्गत तीनों प्रॉपर्टी समझ में आया होगा, उनके रूल भी समझ में आए होंगे, उनका कॉन्सेप्ट भी समझ में आए होंगे, और उसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि तीनों एक दूसरे में कैसे सेपरेट हैं। तो दोस्तों यहीं पर ये प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर भी समाप्त होता है। अब इसके अलावा हम लोग जो है कुछ अन्य नंबर्स के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि आपका ओड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं ओड नंबर क्या होता है। ओड नंबर, ओड नंबर, ओड नंबर को क्या बोला जाता है, ओड नंबर को विषम संख्या बोला जाता है। विषम संख्या क्या होता है दोस्तों, ओड नंबर, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है दोस्तों, ओड नंबर। तो ओड नंबर जो होता है, जब किसी संख्या का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक हो तो वह संख्या एक विषम संख्या होती है। वह संख्या एक विषम संख्या होती है। वह संख्या एक विषम संख्या होती है। ओड नंबर क्या है, विषम संख्या। जब किसी संख्या का कोई एक संख्या हो, वो चाहे छोटी से छोटी 2 डिजिट का हो, चाहे बड़ी से बड़ी कोई सा भी हो, कोई एक संख्या हो दोस्तों, और उस संख्या का जो इकाई का अंक हो, अगर वो इकाई का अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, इनमें से कोई भी एक अंक हो, कोई भी एक डिजिट हो इकाई का अंक, तो आप याद रखिएगा ऐसी बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी सारी संख्या जो होंगी वो क्या होंगी, विषम संख्या होंगी। कुछ उदाहरण हम लोग समझ लेते हैं, उदाहरण के जरिए जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। उदाहरण में हम लोग समझते हैं, जैसे 25, 31, 39, 45, 107, 115,
121, 333, 600, 671, 859, 729, ये सब क्या है दोस्तों? 3000, 3415, 80,821, 33,635, ये सब क्या है दोस्तों? आप सबसे पहली चीज क्या देखेंगे? इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या है? 5, मतलब क्या है? ओड नंबर है। इकाई का अंक 1 मतलब क्या है? ओड नंबर। इकाई का अंक 9 ओड नंबर। इकाई का अंक 5 ओड नंबर। इकाई का अंक 7 ओड नंबर। ओड नंबर, ओड नंबर। तो आप देख रहे हैं हर जगह पे 3 1 9 9 5 1 5। आप देख रहे हैं हर एक संख्या के अंत में इकाई का अंक जो है इनमें से कोई एक आ रहा है। तो ये बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी सारी संख्या जो होंगी आपकी क्या होंगी? विषम संख्या होंगी, ओड नंबर होगा। आशा करता हूँ आप सभी को यह भी पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉरी, हिंदी में क्या बोलते हैं? सम संख्या। सम संख्या। इवन नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सम संख्या। अब ये सम संख्या क्या है समझते हैं। जब किसी संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 में से कोई एक आए, में से कोई एक आए, कोई एक आए तो वह संख्या सम संख्या होगी। वह संख्या सम संख्या होगी। वह संख्या सम संख्या होगी। इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8। इनमें से कोई एक डिजिट, बड़ी से बड़ी कोई संख्या, चाहे बड़ी से बड़ी कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर इकाई का अंक इनमें से कोई एक आए, 0 2 4 6 8, या छोटी से छोटी 2 अंक की भी कोई एक संख्या हो, या एक सिंगल अंक का भी कोई एक संख्या हो, जैसे 8 ही आ जाए, 6 आ जाए, ये अपने आप में भी क्या है? सम संख्या है। जैसे इसमें आपका 1 3 5 7 9, ये सारी संख्या अपने आप में क्या है? विषम संख्या है। वैसे आपका 0 2 4 6 8 ये सारी संख्याएं आपकी सम संख्या है। तो 2 डिजिट की भी छोटी से छोटी कोई एक संख्या आ जाए जिसके अंत में, जिसका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से कोई एक हो, आप याद रखिएगा ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे अथवा सम संख्या बोलेंगे। कुछ उदाहरण से बेहतर ढंग से समझ में आएगा। उदाहरण जैसे 20 34 82 104 136 1000 1080 1008 1008। आप देख रहे हैं दोस्तों अंतिम डिजिट क्या है? 0 मतलब ये सम संख्या है। अंतिम डिजिट 4 मतलब सम संख्या। अंतिम डिजिट 2 मतलब कि सम संख्या। अंतिम डिजिट 4 मतलब कि सम संख्या। 6 मतलब कि सम संख्या। 0 मतलब कि सम संख्या। 8 मतलब कि सम संख्या। तो
कोई सभी संख्या हो, वो बड़ी से बड़ी कोई ना कोई एक संख्या हो जिसका अंतिम अंक, जिसका अंतिम डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक आए, आप याद रखिएगा ऐसी सारी संख्या जो है आपकी सम संख्या होगी, इवन नंबर होंगी। सो दोस्तों आप सभी को इवन नंबर भी समझ में आया होगा और ओड नंबर भी समझ में आया होगा, और दोनों में क्या सेपरेट है यह सारी बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। सो दोस्तों अब कुछ अन्य नंबर्स को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है दोस्तों, भाज्य संख्या क्या होता है समझते हैं। कंपोजिट नंबर ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड एक और स्वयं के अतिरिक्त संख्या, कोई संख्या हो, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई संख्या हो, ऐसी सारी संख्या भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। दोस्तों ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई संख्या हो, ऐसी सारी संख्या भाज्य संख्या होगी। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं और साथ में ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसी सारी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सारी संख्या जो 2 से विभाजित हो, ऐसी सारी संख्या आपकी भाज्य संख्या होगी, कंपोजिट नंबर होगी। जो 2 से काट दे, जो 2 से कट जाए, पूरी तरह से जो 2 से कट जाए, ऐसी सारी संख्या बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी सारी संख्याएं जो है भाज्य संख्या होंगी, कंपोजिट नंबर होंगी। और या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड एक और स्वयं के अतिरिक्त, मतलब कि एक हो, मतलब वो छोटी से छोटी व बड़ी से बड़ी संख्या को एक काट दे, अथवा वो स्वयं काट दे, जो संख्या वो स्वयं से वो संख्या कट जाए, ऐसी सारी संख्याएं, और एक व स्वयं के अलावा कोई तीसरी संख्या भी उसको काट दे, तो ऐसी सारी संख्याएं आपकी भाज्य संख्या होगी। इस चीज को हम लोग उदाहरण से ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, उदाहरण से हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। जैसे मान लेते हैं 9 आपका 1 से भी कटेगा, पहला कंडीशन। आपका 9 स्वयं से भी कटेगा, दूसरा कंडीशन। आपका 1 और स्वयं के अलावा इसके अतिरिक्त 3 से भी ये संख्या कट जाएगी, तो इस संख्या को हम भाज्य संख्या बोलेंगे। मतलब 1 से भी कट रहा है, 9 स्वयं, 3 से भी कट रहा है और 9 स्वयं से भी कट रहा है। तो अब आप बताइए 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से ये संख्या कट रही है कि नहीं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल कट रही है। तो ये संख्या आपकी कैसी संख्या हुई? भाज्य संख्या हुई। जैसे 10, 12। अच्छा दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि 2 ही वो काटे संख्या। भाज्य संख्या ऐसी संख्या सिर्फ 2 ही काटने से नहीं, कोई भी संख्या उसको काट दे, कोई भी। मैंने अभी यहाँ पर ये बताया था कि ऐसी सारी संख्याएं जो 2 से कट जाए, ऐसा नहीं है, किसी भी संख्या से वो संख्या कट जाए, 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या कोई सा भी हो, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5, कोई भी संख्या हो, अगर उन सारी संख्याओं से
कट रही है तो वो संख्या आपकी भाज्य होगी, एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से। जैसे आप देख रहे हैं 9, 9 से कटेगा, स्वयं से। 1 से भी कटना है इसको, कटेगा। और इसके अलावा 3 से कट रहा है, तो मतलब एक और स्वयं के अलावा तीसरी संख्या 3 है, तो ये संख्या आपकी भाज्य होगी। 10, 10 आपका 10 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा। अब आप बताइए एक और स्वयं के अलावा और अन्य संख्याओं से ये संख्या कट रही है कि नहीं? आप बोलेंगे बिल्कुल कट रही है, तो मतलब 10 भी क्या है? भाज्य है। 12, 12 आपका 1 से कटेगा, आपका 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और स्वयं 12 से भी कटेगा। तो एक और स्वयं के अलावा बहुत सारी ऐसी संख्या है जो आपको 12 मतलब जिससे जो है 12 विभाजित हो रही है। सो दोस्तों, आप इसमें जो है इस कंफ्यूजिंग में मत रहिएगा कि 2 ही वो काटेगी संख्या तभी वो भाज्य होगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक और स्वयं के अलावा कोई सा भी तीसरी संख्या हो, अगर वो किसी संख्या को काट रही है, वो संख्या जो है आपका भाज्य संख्या होगी। 9, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 60, 85, 90, 91, 100, 120, 150, 300, 450, बहुत सारी संख्याएं हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो संख्या जो है 1 से कटनी चाहिए, स्वयं से कटनी चाहिए और इसके अलावा अन्य संख्याओं से वो कटनी चाहिए। आप देख रहे हैं 14 भी आपका किससे कटेगा? 7 से कटेगा, 1 से कटेगा, स्वयं 14 से कटेगा। 15 भी आपका 1, 3, 5, 15 इन सारी संख्याओं से। 16 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा। 20 भी आपका 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, स्वयं 20 से कटेगा। 25 भी आपका 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 25 से कटेगा। 35 भी आपका 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, 1 से कटेगा, 35 स्वयं से कटेगा। 40 भी आपका ऐसे ही है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 8 से कटेगा, 10 से कटेगा, 20 से कटेगा, स्वयं 40 भी इसको काट सकती है। 50 भी आपका 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 50 से कटेगा, 25 से कटेगा। तो बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जो एक और स्वयं के अलावा जब कोई संख्या काट रही है तो वो सारी संख्या आपकी भाज्य होंगी। ऐसी जितनी संख्या मैंने यहाँ पर लिखा है दोस्तों, ये सारी संख्याएं आपकी कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। आई होप आप सभी को भाज्य संख्या भी समझ में आ गया होगा। भाज्य संख्या में अब कोई भी डाउट आप सभी के पास नहीं बचा होगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों अभाज्य संख्या। अब अगर हम भाज्य संख्या पढ़ रहे हैं तो अभाज्य संख्या भी पढ़ना जरूरी है। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या को आप क्या बोलते हैं? कंपोजिट, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोला जाता है। अब ये प्राइम नंबर क्या है? ये आपका प्राइम नंबर क्या है? जैसे आप देख रहे हैं भाज्य संख्या में कंडीशन ये है, ये शर्त है कि एक और स्वयं के अलावा कोई तीसरी संख्या किसी संख्या को काट दे, वो संख्या भाज्य है। बट यहाँ पर भाज्य अभाज्य संख्या में क्या है? बस यही शर्त है कि अभाज्य संख्या ऐसी सारी संख्या है जो एक और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे, कोई तीसरी संख्या ना काटे। एक काट दे, स्वयं काट दे, इसके अलावा कोई तीसरी संख्या ना काटे, ऐसी सारी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी, प्राइम नंबर हो जाएगा। जैसे सबसे पहले हम इसके पॉइंट को समझते हैं। ऐसी सारी संख्या जो एक व स्वयं से विभाजित हो, इसके
अलावा और किसी से ना हो, और किसी से ना हो, वह अभाज्य संख्या है। वह अभाज्य संख्या है। वह अभाज्य संख्या है। ये कंडीशन है अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या क्या? ऐसी सारी संख्या जो एक व स्वयं से विभाजित हो, इसके अलावा और किसी से ना हो, अभाज्य संख्या होती है। वो क्या होती है? अभाज्य संख्या। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई संख्या आ रही है, वो भाज्य है। लेकिन यहाँ अभाज्य संख्या में एक और स्वयं के अलावा कोई संख्या ना हो, कोई संख्या ना काटे। जैसे अब उदाहरण से हम बेहतर ढंग से समझेंगे, उदाहरण से जो है हम लोग बेहतर ढंग से समझेंगे। उदाहरण से हम लोग समझते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 और 61 ... बहुत सारी संख्याएं दोस्तों, बहुत सारी संख्याएं हैं। जैसे आप देख रहे हैं 2 आपको दिखाई देगा कि 2 जो है 1 काट सकता है 2 को, और 2 स्वयं 2 से कट सकता है। इसके अलावा आप कोई ऐसी एक संख्या बताइए जिसको आप जो है 2, जिससे जो है 2 कट जाए। 1 और 2 के अलावा कोई एक ऐसी संख्या बताइए जिससे जो है ये 2 कट जाए। तो आपके पास कोई ऐसी संख्या तीसरी नहीं होगी जो आपका जो है 2 काट दे, आपका जो है 2 विभाजित हो जाए। कोई भी संख्या नहीं है। तो 2 जो है आपका क्या है? अभाज्य संख्या है। आप थोड़ा सा असमंजस में होंगे कि ये 2 तो सम है, सम होने के बावजूद भी अभाज्य। हाँ, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आप जो है पॉइंट को याद रखिएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि ये जो 2 है ये आपकी क्या है? अभाज्य संख्या है। और इससे प्रश्न कैसे पूछा जाता है, ये बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो आपका जवाब क्या होगा? 2 होगा। आपसे एक तरह से और प्रश्न पूछा जा सकता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आपका जवाब पुनः क्या होगा? 2 होगा। या आपसे ऐसे पूछेगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तब भी 2 है। आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा। इस 2 के अलावा ऐसी कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है जो सम हो। अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा, इस 2 के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो अभाज्य के अंतर्गत सम संख्या मानी जाए या सम संख्या हो। सिर्फ इकलौता ऐसा एक संख्या है, एक ऐसी संख्या है 2, जो आपका अभाज्य होने के साथ साथ सम है या सम होने के साथ साथ अभाज्य है। मतलब कि 2 के अलावा कोई ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है जो सम में आती हो। सारी संख्याएं आपकी अभाज्य विषम होती है, बजाय सिर्फ 2 को छोड़ करके। इसलिए यहाँ से प्रश्न बनने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो आप कहेंगे 3 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या आपका क्या होगा? 3 होगा। ये पॉइंट भी आप सभी को याद होना चाहिए। और दोस्तों, ये जो कंडीशन है, ये शर्त है अभाज्य संख्या का, एक और स्वयं सिर्फ 2 डिजिट होने, 2 संख्या होनी चाहिए। अभाज्य के लिए कितनी संख्या होनी चाहिए? 2। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अभाज्य के लिए कितनी संख्याओं का होना जरूरी है? मतलब कि 1 और स्वयं, बस 2 ही संख्या। इससे कम भी नहीं होना चाहिए, इससे कम भी नहीं होना चाहिए। एक आपका अभाज्य संख्या नहीं है।
एक अब आपका अभाज्य संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो एक से स्वयं कटेगी, और दूसरी संख्या ऐसी आप बताइए जिसको एक काट दे, कोई नहीं है। तो ये इस अभाज्य संख्या के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। अभाज्य संख्या का नियम का क्या मतलब है? अभाज्य संख्या का नियम ये बताता है कि ऐसी सारी संख्याएं जो स्वयं से और एक से कटे, सिर्फ दो ही संख्या से, स्वयं और एक से, वही सारी संख्याएं अभाज्य संख्या होगी। अगर इनमें से किसी एक की कमी होती है, मतलब दो से कम होता है, तब भी वो अभाज्य नहीं होगी, और दो संख्या से अधिक होती है तब भी वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। आप इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। ये पॉइंट आपका अक्सर पूछा जाता है कि अभाज्य संख्या में कितने शर्त होते हैं, कितने डिजिट के होने जरूरी है? दो, स्वयं एक मतलब स्वयं संख्या और एक, इसके अलावा तीसरी संख्या नहीं होती है। तो आप देख रहे हैं 5, 5 एक से कटेगा और स्वयं 5 से, 7 भी एक से कटेगा स्वयं एक से, मतलब 7 एक से कटेगा और स्वयं 7 से, 11 एक और 11 से कटेगा, 13 भी स्वयं से और एक से कटेगा, 17 भी आपका स्वयं और 17 से कटेगा, 19 भी वैसे है, 23 भी आपका, 29 भी आपका। किसी भी टेबल में ये सब कुछ नहीं आएंगे। ये जितनी संख्या मैंने यहाँ पे लिखा है, किसी भी टेबल में आपका यह सारी संख्याएं नहीं आएंगी। नहीं आने का मतलब ही है ये अभाज्य संख्या है। अगर टेबल में आ जाए तो मतलब कि वो किसी तीसरी संख्या से कट रही है। टेबल में नहीं आ रही, हालांकि इनका टेबल अपना होता है, लेकिन ये किसी टेबल में नहीं आते, एक्स्ट्रा किसी टेबल में नहीं आते। 3 का टेबल होता है, बट 3 जो है किसी टेबल में आते हैं? आप कहेंगे नहीं आता। 5 का टेबल होता है, बट 5 जो है किसी टेबल में नहीं आता। जैसे आप यहाँ पर 9 देख रहे हैं, 9 का टेबल होता है और 9 भी किसी न किसी एक टेबल में आता है, तो 3 के टेबल में आता है। तो इसलिए ये अभाज्य ना होकर के भाज्य हुआ, और ये सारी संख्याएं किसी टेबल में नहीं आती, इसलिए ये भाज्य ना होकर के अभाज्य हुआ। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। अभाज्य क्या है, भाज्य क्या है, इनका भी आप पॉइंट समझ लिए होंगे। अब आई थिंक आप सभी को इनमें कोई डाउट नहीं बचा है। अब हम लोग इसके अलावा एक आध दो नंबर्स और हैं, उनको भी देख लेते हैं, विधवा ढंग से समझ में आ जाए, ताकि ये नंबर्स का जो क्लासिफिकेशन है पूरी तरह से समाप्त हो जाए। दोस्तों, एक होता है आपका सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या क्या होता है? इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? को प्राइम नंबर क्या है? ऐसी प्राकृतिक संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या, ऐसी दो प्राकृतिक संख्या, ऐसी दो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ऐसी दो प्राकृतिक संख्या जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, अथवा दो ऐसी दो प्राकृतिक संख्या, जिनका HCF मतलब मासा, जिनका मासा एक हो उसे सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। सह अभाज्य संख्या कहा जाता है।
सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। फिर से हम रिपीट करते हैं, ऐसी दो प्राकृतिक संख्या जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, अथवा ऐसी दो प्राकृतिक संख्या जिनका HCF अथवा मासा एक हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब ये क्या है दोस्तों, समझते हैं उदाहरण के जरिए से, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम सहभाज्य का मतलब दो संख्या का हम पेयर लेंगे, 3 और हम 4 लेते हैं, 3 और 4। अब जब हम 3 और 4 को ले रहे हैं तो 3 और 4 कहा जा रहा है कि ऐसी दो प्राकृतिक संख्या को मैंने ले लिया जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों को काट दे, कॉमन संख्या, ऐसी कोई कॉमन संख्या हो जो दोनों को काट दे। तो आप देख रहे हैं एक के अलावा 3 और 4 को कोई दूसरी संख्या नहीं काटेगी, जो ऐसी कोई कॉमन संख्या नहीं होगी। तो 3 और 4 को कौन सी संख्या काट रही है, सिर्फ और सिर्फ एक काट रही है। सिर्फ और सिर्फ कौन सी संख्या काट रही है दोस्तों, एक काट रही है। और यही कंडीशन भी है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा और कोई ना हो। तो आप देख रहे हैं 3 और 4 को सिर्फ एक काटेगी, इसके अलावा और कोई नहीं काटेगी। अथवा यहाँ पर ऐसी दो प्राकृतिक संख्या जिनका HCF एक हो, जब आप 3 और 4 का HCF निकालेंगे तो उसका HCF क्या निकलेगा, एक निकलेगा। तब भी वो संख्या कैसी संख्या होगी, सहअभाज्य संख्या होगी। इसलिए 3 और 4 क्या है दोस्तों, 3 और 4 जो है सहअभाज्य संख्या है। 3 और 4 क्या है दोस्तों, सहअभाज्य संख्या है। इसके अलावा बहुत सारी संख्याएं हैं, 5 और 6, 5 और 6, 7 और 10, 7 और 10, 15 और 19, 15 और 19, 17 और 18, 20 और 21, 30 और 31, 40 और 47, 50 और क्या कहते हैं, 50 और 57, 65 और 67, 65 और 67। बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जो आपका क्या हो जाएंगी, सहअभाज्य संख्या। आप कैसे इसको हम समझेंगे, 5 और 6, ऐसी कोई संख्या आप बताइए जो एक के अलावा 5 और 6 को काट दे। यहाँ पर 5 और 6 को काट दे, कोई ऐसी संख्या नहीं है, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या। 7 और 10 को देखिए, ऐसी कोई एक संख्या बताइए जो एक के अलावा 7 और 10 को काट दे, कोई एक भी संख्या नहीं है, तो ये भी क्या है, सहअभाज्य संख्या है। 15 और 19 को आप देखिए, 15 और 19 भी आपका किसी एक मतलब एक के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटने वाली है। 17 और 18 आपको आप देखिए, 17 और 18 भी एक के अलावा किसी भी उभयनिष्ठ संख्या से नहीं कटने वाली है। 20 और 21 को आप देखिए, 20 और 21 भी एक के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटने वाली है। 30 और 31 को आप देखिए, 30 और 31 भी आपका एक के अलावा किसी भी उभयनिष्ठ संख्या से नहीं कटने वाली है। 40 और 47 को आप देखिए, ये भी किसी भी संख्या से नहीं कटने वाली है एक के अलावा। 50 और 57 को आप देखिए, ये भी नहीं कटेगी। और 65 67 देखिए, ये भी नहीं कटने वाला है। बहुत सारी संख्या है दोस्तों। अच्छा, इनका अगर हम HCF भी निकालें ना, तो HCF में क्या आएगा, एक आएगा। तो दोनों कंडीशन आपको याद होने चाहिए सहअभाज्य संख्या का, कि ऐसी दो प्राकृतिक संख्या जिनका एक के अतिरिक्त एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ऐसी संख्या को हम सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। अथवा ऐसी दो प्राकृतिक संख्या जिनका HCF एक हो, एक के अलावा कुछ ना हो, वो ऐसी संख्या क्या होगी, सहअभाज्य संख्या होगी। आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा दोस्तों। तो यहीं पर नंबर्स की क्लास जो है समाप्त होती है, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को पहली वीडियो और इस वीडियो को लेकर के जितना भी नंबर से संबंधित पॉइंट्स को समझाया है, आप सभी को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट, मेरी ये कोशिश रही कि कोई भी डाउट ना छूटे, कोई भी समस्या ना हो, हर एक पॉइंट को विधिवत
गलत ढंग से समझाया जाए, तो वो मेरा प्रयास मैंने किया। अब आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस सारी क्लासें को आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिए, ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। सो दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नंबर सिस्टम के एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।